बहुत महत्वपूर्ण है यह दौरा। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिनों के पोलैंड दौरे पर रहे हैं। 21 और 22 तारीख यानी आज भी उनका यह दौरा चलता रहा, लेकिन इसके बाद यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आगे बढ़ेंगे और ये ट्रेन के माध्यम से बढ़ेंगे। जी हां, पोलैंड से यूक्रेन के लिए प्रधानमंत्री कुछ देर बाद रवाना होने वाले हैं और आज जो उनका 2 दिनों का दौरा समाप्त हो रहा है पोलैंड में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। 23 अगस्त को यानी कल यूक्रेन के लिए वो रवाना होंगे और अपनी यात्रा के दौरान पीएम पोलैंड में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित कर चुके हैं। इसके साथ ही पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय बैठक की और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसके पहले प्रधानमंत्री टस्क की मौजूदगी में मोदी का फेडरल चांसलरी में सेरेमोनियल वेलकम भी हुआ और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारत और पोलैंड के प्रधानमंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ पर खुशी जताई। पीएम के दौरे के क्या मायने हैं, इससे भारत को क्या फायदा मिल सकता है, पीएम के यूक्रेन की यात्रा पर भी अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में हैं और पोलैंड की राजधानी वर्सो पूरी तरह मोदीमय नजर आई। पीएम मोदी की 2 दिवसीय यात्रा में भारत माता की जय और जय हिंद जयकारे सुनाई देते रहे। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क की मौजूदगी में मोदी का फेडरल चांसलरी में सेरेमोनियल वेलकम हुआ और भारत के राष्ट्रगान जन गण मन की धुन के साथ पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद द्विपक्षीय बैठक और एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पीएम ने कहा कि भारत भगवान बुद्ध की विरासत की भूमि है, इसीलिए भारत शांति का हिमायती है। भारत का मानना है कि ये युद्ध का युग नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है। और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है। और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। इसके पहले पीएम मोदी बुधवार को शाम पोलैंड पहुंचे थे। यहाँ भारतीय समुदाय ने होटल में उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत जो भी करता है वो नया रिकॉर्ड बन जाता है, वो एक इतिहास बन जाता है। भारत ने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए थे, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। दुनिया भारत को उन खूबियों के कारण जानती है जिसे भारतीयों ने सारी दुनिया के सामने साबित करके दिखाया है। हम भारतीयों को एफर्ट्स, एक्सीलेंस और एम्पैथी के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने वर्सो में जामनगर के जम साहिब महाराज दिग्विजय सिंह जी जडेजा के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मोंटे कैसीनो स्मारक और कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर भी श्रद्धांजलि दी। मोंटे कैसीनो स्मारक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1944 में मोंटे कैसीनो की लड़ाई में द्वितीय पॉलिश कोर के सैनिकों की जीत की याद में बनाया गया था। आपको बता दें कि अगले साल पोलैंड यूरोपियन यूनियन काउंसिल का अध्यक्ष बनने वाला है। ऐसे में राजनीतिक नजरिए से भी पोलैंड के साथ अच्छे संबंध भारत के लिए जरूरी है। पोलैंड यात्रा के बाद मोदी की यूक्रेन यात्रा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच उनका ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कुछ महीने पहले ही पीएम मोदी को यूक्रेन आने का न्योता दिया था। नीतीश पांडे की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये यात्रा है और इस पर बातचीत करने के लिए 2 बहुत ही शानदार मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ये यात्रा कई मायनों में इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री जिस क्षेत्र में गए हैं वो युद्धग्रस्त क्षेत्र है और यूक्रेन जाना उनका वाया ट्रेन, जिसे आयरन डिप्लोमेसी जैसा मैंने शुरुआत में कहा जाता है, और इसके क्या मायने हैं,
इस यात्रा से क्या मैसेज भारत देना चाह रहा है, भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के आधार पर यह यात्रा क्या लेकर आ रही है, जैसे कई अहम सवाल आपके जहन में आ रहे होंगे। आइए इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं और इसमें मेरी मदद करेंगे संजीव श्रीवास्तव जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं, और डॉक्टर निशाकांत ओझा इसी तरह से विदेशी मामलों पर कई बार हमारा सहयोग कर चुके हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर ओझा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं। पोलैंड की यात्रा और फिर उसके बाद में यूक्रेन जा रहे हैं। पोलैंड हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है? पोलैंड के साथ में जो भी बातचीत हुई है, उसका जो भी लब्बो-लुआब अभी तक सामने आया है, इसके क्या मायने हैं और इस समय काल में पोलैंड जाने के क्या मायने, क्यों जरूरत थी? पहले थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। लेकिन ये जो विजिट है, मैं इसको एक साधारण विजिट नहीं बोलूंगा, ये एक तरह से स्ट्रैटेजिक विजिट क्या इसकी डेफिनेशन दी जाती है। और पोलैंड के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं वो बहुत पुराने हैं। मतलब इस नॉट अगर पॉलिश देखें तो जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो पहला उन्होंने 1992 में विजिट किया था, फिर इंडियन डेलीगेशन वहां पर गया मई 2002 में, उसी तरह से न्यूमरस विजिट्स आपस में एक्सचेंज हुए। जहां तक हम बात करते हैं इकोनॉमिकली, मैं 2-3 पहलुओं पे बात करूंगा। पहले इकोनॉमिक है, फिर स्ट्रैटेजिकली है, फिर जियोपॉलिटिक्स है। ये 3 एंगल को ये विजिट्स बेसिकली डायमेंशन देती है। तो जहां तक अगर हम इकोनॉमिकली अगर हम देख रहे हैं तो बायलैटरल ट्रेड, जैसे भी इंडियन हाई कमीशन एम्बेसी ने भी इसको डिक्लेयर किया कि 5.72 बिलियन 2023 में अभी तक उनके साथ हमारा बेसिकली एक ट्रेड हुआ है, स्टडी ग्रोथ हुई है। और जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है वहां पर वो बेसिकली टी, कॉफी, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी एंड ऑल दो स्टफ। लेकिन जो बेसिकली मैं जितना जानता हूं, क्योंकि मैं काफी रशिया के क्लोज भी रहा, मैं यूक्रेन में नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में भी क्लोज रहा, तो मैं उस रीजन को बहुत क्लोजली स्टडी करता हूं। मुझे पता है कि वहां पर क्या उसकी एक्सपर्टाइज है, क्या चीज है जो बेसिकली हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली भारत सरकार के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जहां तक अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें बेसिकली जो अगर हम देखते हैं तो डिफेंस एक ऐसा एरिया आता है जहां पर पोलैंड विल बी वन ऑफ द स्ट्रैटेजिक पार्टनर फॉर द इंडिया इन टर्म्स ऑफ द टेक्नोलॉजी। मैं ये नहीं बोलता, तो आप जहां तक अगर आप डिफेंस की बात करते हैं, डिफेंस की भी 2 डायमेंशन हो जाते हैं। एक हो जाता है कि बेसिकली जो टेंजिबल आयरन जिसको बोलते हैं हार्डवेयर आता है, और एक होता है टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी मदर जिसको बोला जाता है, इज रूट ऑफ एवरीथिंग। तो बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द सॉइल ऑफ द पोलैंड। नेवरदलेस, लेकिन जहां तक हम यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन की अपनी यूएसपीज है। अब ये जो विजिट हुई, अब इस पे अगर हम बात करते हैं, जो विजिट हो रही है, तो ये एक तरह से ट्रेड है जो कि अब हम उसको ज्यादा स्ट्रेटेजिकली नहीं बोल सकते। लेकिन ये विजिट जो पीएम मोदी ने इसको इनिशिएट किया, और जैसे पहले रशिया गए, अब वो पोलैंड जा रहे हैं, फिर यूक्रेन जा रहे हैं, तो उन्होंने 3 एंगल्स को पर्टिकुलरली कवर कर लिया है जो बेसिकली एक मेजर रोल और पिवटल रोल प्ले करेंगे इसको सॉफ्ट कुशन देने के लिए, जिसकी वजह से ये मीन्स जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो थोड़ा सा सबसेट होगा। जहां तक अगर हम बात करते हैं जैसे यूक्रेन और पोलैंड में, तो उनका जो बॉर्डर भी है करीब 529 किलोमीटर के बाद शेयर्स होता है। जहां तक पीएम मोदी की विजिट की हम बात करते हैं, तो ये अगर आप देखें तो इंडिया हैज लॉन्ग बिलीव दैट कि बेसिकली अगर देखा जाए तो नाटो ने, और जिस तरह से यूएस के रिमार्क्स आए इंडिया के ऊपर कि आप रशिया गए और आप यू आर नॉट बेसिकली टेकिंग दिस सीरियसली, और जैसे भी वहां पर यूएस एम्बेसडर इंडियन ने कॉशन किया कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनोमी है और बेसिकली इंडिया शुड नॉट टेक इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस विद ग्रांटेड। और उन्होंने एक तरह से पूरा इसको ये बोल्ड किया कि अगर इंडिया इसको अदर वे में ना लेके अगर हम इसको स्ट्रैटेजिक वे में ले, तो उन्होंने इंडिया की इंपॉर्टेंस को उजागर किया ईस्टर्न पार्ट में, और वो बोले कि अगर ये इंडिया चाहता है तो ही कैन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बेसिकली नॉर्मलाइजिंग। और ये आप जो कह रहे हैं ये कितना सही है कि इस समय पर अब अमेरिका की तरफ से तारीफ भी आ रही है कि बड़ा सही डिसीजन है, बड़ा सही डिसीजन लिया गया, आयरन डिप्लोमेसी का, ट्रेन के जरिए जा रहे हैं, उसकी बड़ी भूरी भूरी प्रशंसा अब अमेरिका की तरफ से हो रही है। संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी मैं इसमें शामिल करता हूं। संजीव जी, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, क्योंकि इस क्षेत्र को जानते भी हैं निशाकांत जी, उनसे पहले भी बात हुई तो हम जानते हैं कि वो इस क्षेत्र के विषय में काफी अच्छी जानकारी रखते हैं। लेकिन मैं आपसे ये भी अवश्य जानना चाहूंगा कि क्या
पोलैंड की यात्रा के साथ में यूक्रेन जाना ज्यादा महत्वपूर्ण या सेंट्रिक दिखाई देता है, या आपको लगता है कि एक पंथ दो काज वाली बात है? पोलैंड के साथ में अपने रिलेशंस हैं, अलग जिन ट्रेड्स की या 3 डायमेंशंस की बात अभी डॉक्टर ओझा ने की है वो है, या फिर यहां पर मेजर फोकस या प्राइम फोकस यूक्रेन ही है? देखिए, ये जो यात्रा है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, ये भारत और पोलैंड के संबंधों के, द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, और जो क्षेत्रीय, जो रणनीतिक जो इसका महत्व है वो भी बहुत बड़ा है। मैं ये कहूंगा पूरे विश्व के जो सामरिक जो चुनौतियां हैं वर्तमान समय की, उस संदर्भ में भी इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। पूरे विश्व की निगाह इस पर लगी हुई है। जैसा कि आपने स्वयं बताया कि अमेरिका की तरफ से भी इस तरीके की जो प्रशंसा की जा रही है, और भारत ने इस यात्रा के माध्यम से कई लक्ष्य हासिल किए हैं। पहला तो ये कि जो भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं वो अब आगे आने वाले समय में और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। भारत के किसी भारतीय के प्रधानमंत्री की जो पोलैंड की ये यात्रा 45 वर्षों के अंतराल पे हो रही है। पिछली बार 1979 में मोरारजी देसाई जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पोलैंड की यात्रा की थी, और यद्यपि की अनेक डेलीगेशंस वगैरह और मिनिस्टेरियल विजिट और अधिकारियों की विजिट होती रही है, और अभी हाल के समय में हमने ये भी देखा कि भारत की तरफ से जो हमारी वार्सा में जो एम्बेसी है वहां पर एक डिफेंस अटैचे भी नियुक्त किया गया, और जो इस बात को स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और पोलैंड के जो डिफेंस कोऑपरेशन वो बढ़ रहा है। पोलिश कंपनीज को भारत की सेना के लिए लैटरिंग, एम्युनिशन इत्यादि बनाने के ऑर्डर्स भी मिले हैं, और आर्थिक संबंधों की बात करें तो ये $6 बिलियन का वर्तमान समय में इसका ट्रेड का लेवल है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं मौजूद है, और इस यात्रा के बाद भारत और पोलैंड के रिश्ते निस्संदेह मजबूत होंगे। लेकिन इतना कहने के बाद जो आपने दूसरा प्रश्न किया कि इस यात्रा के बाद वो अब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन की यात्रा पर जा रहे हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। जिसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, पोलैंड ने रशिया यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, नेटो और अमेरिका के द्वारा जो भी सामरिक और आर्थिक मदद पहुंचाई गई, जो विजिट्स वगैरह भी हुई, वो सब पोलैंड के माध्यम से हुई हैं। और पोलैंड जो है इस पूरे युद्ध में यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस बन करके उभरा है, और आप जानते हैं कि पोलैंड में बड़ी संख्या में यूक्रेन के शरणार्थी भी मौजूद हैं, और पोलैंड नेटो के लिए और जी कुल मिलाकर अगर इसको यूक्रेन सेंट्रिक भी देखा जाए तो पोलैंड जाना भी कहीं ना कहीं पोलैंड जाना भी कहीं ना कहीं उस दिशा में एक बड़ा कदम है कि यूक्रेन के साथ में जो संबंधों की बात, या डॉक्टर ओझा ने भी अभी बताया कि किस तरीके से रशिया जाने के बाद में एक तरीके से ये प्रश्न भी उठ रहा था। इस सबके बीच में इस पैनल पर जेके त्रिपाठी जी, जो कि खुद पूर्व राजनयिक हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। मैं आपका त्रिपाठी जी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर निशाकांत ओझा और संजीव श्रीवास्तव जी दोनों मेरे साथ मौजूद हैं। ऑलरेडी उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपकी टिप्पणी भी चाहूंगा कि क्या ये यात्रा पोलैंड सेंट्रिक है? पोलैंड के साथ में 3 डायमेंशंस में, चाहे वो इकोनॉमिकल हो, चाहे वो सामरिक दृष्टिकोण से हम टेक्नोलॉजी की बात करें, कई मुद्दों में पोलैंड हमारे लिए बहुत मददगार हो सकता है, या यूक्रेन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स में भारत को जिस तरीके से रशिया की यात्रा के बाद लिया जा रहा था, यूएस ने भी उस पर कुछ थोड़ी नाराजगी जैसी जताई थी, उसके बाद का एक कदम माना जाए, और पोलैंड के थ्रू यूक्रेन जाना प्राइम फोकस दिखाई पड़ता है? देखिए डॉक्टर तिवारी, सबसे पहले मैं सब लोगों को नमस्कार करते हुए ये बताना चाहता हूं कि भारतीय प्रधानमंत्री की ये यात्रा पोलैंड सेंट्रिक नहीं है, ये ईस्ट यूरोप सेंट्रिक, जिसका मतलब कि पोलैंड और यूक्रेन दोनों फोकस में है। जैसा कि अभी डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया, 45 साल बाद कोई प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, पोलैंड पहुंचा है, और 30 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कल यूक्रेन पहुंचेगा जी। तो ये, और अब जबकि आप देखें कि दोनों ही देश हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पोलैंड इसलिए कि पोलैंड अभी नेटो का मेंबर है, और पोलैंड एक तरह से नेटो के लिए एंट्री गेट ईस्ट में, और उसी तरह से यूक्रेन के साथ हमारे संबंध इतने अच्छे रहे हैं कि यूक्रेन के साथ हमारी डिफेंस की कोऑपरेशन रही है। हमारा हालांकि 3.7 बिलियन डॉलर, 3.7 अरब डॉलर का ही 2021 में व्यापार हुआ था, 2022 से जो कि तकरीबन ठप हो गया था। लेकिन हमारे यूक्रेन के साथ सैन्य उपकरण खरीदने के लिहाज से हमारे बड़े अच्छे संबंध रहे हैं, और फ्रिगेट जो 4 फ्रिगेट जो रूस
हमें दे रहा था, उसमें से 2 तो यूक्रेन में कंसेप्चुलाइज हुए थे, जो कि अभी मजगांव में बन रहे हैं, और 2 रूस देगा। और अभी भी कुछ और चीजें यूक्रेन से हमें मिलनी बाकी है। जो समझौता $7 बिलियन का हुआ 2021 के अक्टूबर में, मैं जहां तक मुझे याद है, जी जी उसकी अभी पूरी खेपें आई नहीं है, क्योंकि बाद में ही युद्ध हो गया। तो एक तो चीज दोनों के साथ ये हमारे व्यापारिक संबंध या हमारे सैन्य संबंध की है। तीसरी चीज जो आपने कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जब युद्ध हो रहा है तो उसके चलते एक पिछले महीने मोदी जी पुतिन से मिले 23वें शीर्ष एनुअल समिट के चलते, और इस महीने जेलेंस्की के से मिल रहे हैं, जिन्होंने मोदी जी को आमंत्रित किया था यूक्रेन। जी जी ये चीज है कि बायलैटरल डिस्कशंस तो होंगे। देखिए, लेकिन जब भारत का subject एक त्रिपाठी जी बड़ा अच्छा स्टैंड कि उस समय जब व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हो रही थी तो यूक्रेन को लेकर जो स्टैंड था भारत का, उसको लेकर प्रशंसा हुई थी कि ये बड़े साहस की बात है कि आप अपने स्टैंड पर बने रहते हैं। रूस हमारा परंपरागत दोस्त, हम बचपन से सुनते आए हैं, सबसे अच्छा दोस्त कौन हमारा? रशिया है। हाल के दिनों में अगर हम देखें तो कुछ रशिया की अपनी स्ट्रैटेजीज रही हैं, जिसको लेकर उसकी निंदा भी होती रही है। भारत को उसको लेकर एक अलग रुख भी रखना पड़ा है, क्योंकि भारत को अब अमेरिका के साथ में जिस तरह से नजदीकियां बढ़ी, उनका भी ध्यान रखना है। हम कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे बैलेंस कर रहे हैं, और कितना फिजिबल दिखाई देता है कि सबको साथ लोगे? प्रवीण जी, ये तो मोदी जी की तारीफ करने वाली चीज है कि एक सिंगल जो प्राइम मिनिस्टर है वो ईस्ट की डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स भी संभाल लें, मिडिल ईस्ट की भी संभाल लें, वेस्ट की भी संभाल लें, तो ये दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। लेकिन जहां तक टेक्निकली हम बात करते हैं, हमारा मिडिल ईस्ट जिस समय ये गवर्नमेंट रिजीम में आई, तो आप देखें जो मिडिल ईस्ट में भी हमारी जो एक फॉरेन पॉलिसी थी वो काफी हद तक बहुत स्ट्रांग बनी। और ये अगर हम बात करते हैं, जो एक थोड़ा सा हमारा लैकुना था, जो एक मतलब एक गैप था, वो बेसिकली जो ईस्ट की तरफ जो था, वो बेसिकली एक इशू था जिसको उस समय, क्योंकि रशिया के साथ हमारे ताल्लुकात, कंट्रीज सारी हमारे जो थी उनके साथ ताल्लुकात थे, लेकिन रशिया के साथ हमारे बहुत क्लोज ताल्लुकात थे। और ये वॉर, मैं आपको बता रहा हूँ, एटलीस्ट ये जब वॉर स्टार्ट हुई है उसके थोड़े दिन पहले तक यहाँ पर एनवायरनमेंट, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री और इंडियन जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बड़ा बैलेंस अप्रोच रखा हुआ था। आप अगर आप बात करते हैं यूक्रेन के डिप्लोमेट से, वो भी बड़े खुश थे, रशियन डिप्लोमेट्स भी बड़े खुश थे। थिंग्स वर मैनेज्ड इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक वे। हमारा किसी के साथ ऐसा नहीं था कि हम तुम्हारे साथ जा रहे हो तो हम दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे, या हम आपके साथ जा रहे हो। उन्होंने बैलेंस किया, और उनका बड़ा क्लियर कट एजेंडा था कि वी आर देयर टू हेल्प यू ऑल। लेकिन कुछ एक दो इश्यूज ऐसे थे जिसपे वो उनकी हमेशा डिफरेंसेस बने रहे। लेकिन जैसे रशिया के साथ था, हमारे बहुत अच्छे बेसिकली स्ट्रेटेजिक और डिफेंस टाई अप्स थे। यूक्रेन के साथ, जैसे त्रिपाठी जी ने बताया, बहुत अच्छे स्पेस में हमने बहुत उनके साथ काम किया हुआ है। मैं खुद विजिटिंग फैकल्टी था नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी में। और जहां तक आप पोलैंड की बात करते हैं, पोलैंड की जो मैरीन और एरोस्पेस है उसमें दे आर मास्टर। तो जो स्लैविक रीजन है ये पूरा, ये हमारे से अनटच था, इसमें काम हुआ था, लेकिन इसको हमने कभी प्राथमिकता नहीं दी। लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि जिस तरह से वेस्ट ने हमको बोला कि भाई आप रशिया चले गए और आपने वहां सिचुएशन और वर्स्ट हो गई है, और हमने इधर भी बैलेंस कर लिया। मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझूंगा, क्योंकि ये सेगमेंट थोड़ा छोटा होता है मेरा, तो मैं अपने तीनों मेहमानों को जरा इसमें शामिल कर लेता हूं। संजीव जी, आप भी थोड़ा, मैं चाहूंगा कि त्रिपाठी जी और आपके भी कमेंट आ जाएं ब्रेक पर जाने से पहले। अगले तटस्थता, ये हमारा पुराना सिद्धांत है जिसकी बात अभी डॉक्टर ओझा ने कही है, और हम पहले से हमने देखा है दुनिया जो है वो 2 धड़ों में हमेशा से, वर्ल्ड वॉर 1 हो, 2 हो, और अभी भी हालात ऐसे ही बने रहते हैं कि एक धड़ा इधर दिखाई देता है, एक धड़ा उधर दिखाई देता है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। इसमें भारत अपने स्टैंड को कैसे बनाए हुए है, हमारी एक्चुअल रणनीति क्या होती है, ये कितनी लाभकारी, और इसको मैनेज करना कितना चुनौतीपूर्ण? जी जी, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस विजिट का जो सबसे बड़ा महत्व ये है कि भारत इस विजिट के माध्यम से पूरे विश्व को, विशेष रूप से महाशक्तियों को, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, सभी को ये स्पष्ट मैसेज देना चाहता है कि भारत अपनी विदेश नीति का संचालन रणनीतिक स्वायत्तता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर करता है। और भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए
और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए अपनी विदेश नीति के निर्णय लेता है। हम किसी दबाव में आकर के किसी एक पक्ष के समर्थन में या विरोध में हम नहीं जाते हैं। हम एक संतुलित, विवेकपूर्ण, बुद्धिमत्तापूर्ण, जिम्मेदारी भरी विदेश नीति को कंडक्ट करते हैं। हाल के समय में जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया गए थे, तो उस समय अमेरिका की तरफ से कुछ आलोचना के स्वर सुनाई दिए थे, चाहे वो डोनाल्ड ब्लू रहे हों, चाहे वो अमेरिका के भारत में राजदूत एम्बेसडर गार्सेटी रहे हों, या वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान हो। सभी की तरफ से कुछ बातें कही गई थी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर, भारत की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे सवालिया निशान उठाने की कोशिश की गई थी। और भारत के विदेश मंत्रालय ने तब भी, हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात को स्पष्ट किया था कि हम रणनीतिक स्वायत्तता को बहुत ही वैल्यू देते हैं। और अब इस विजिट के माध्यम से ये जो मैसेज है बहुत ही लाउड एंड क्लियर चला गया है कि भारत किसी एक पक्ष के, ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझना चाहूंगा। संजीव जी, मैं दोबारा आऊंगा, मैं जानता हूं कि ये बात अभी अधूरी रह गई, लेकिन मैं ब्रेक पर जाऊं से पहले त्रिपाठी जी को सेम क्वेश्चन पर मैं लाना चाहूंगा। सर, आपको तो ये भी अनुभव होगा कि कई जगहों पर आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आप जैसे जो हमारे राजदूत होते हैं, वो राजनयिक होते हैं, उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। ये नाराजगियों को मेंटेन करना बड़ा चैलेंजिंग होता है। कैसे करते हैं हम कि एक देश हो, वो थोड़ा सा आप इनके साथ चले गए तो नाराज हो जाएगा, आप उनके साथ नहीं गए तो नाराज हो जाएगा, हम कैसे बैलेंस करते हैं इसको? देखिए, दो वारिंग पार्टीज के बीच में एक संतुलन बनाए रखना ये मुश्किल काम होता है, तलवार की धार पे चलने जैसा। लेकिन मुझे खुशी है कि भारतीय विदेश नीति के परिचालकों ने ये बहुत अच्छी तरह से इसमें महारत हासिल की है। शुरुआत में करता हूँ कि 5 साल पहले, देखिए 6 साल पहले 2018 में ये था कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आए थे और उस वक्त बड़ा हल्ला मचा था कि इजराइल के साथ हम ऐसे प्रेम की पेंगे लगा रहे हैं तो फिलिस्तीन क्या सोचेगा, क्योंकि पहले हम फिलिस्तीन के लिए ज्यादा करीब थे जी, विरोध में कुछ करने से डरते थे। लेकिन उस वक्त हमने स्पष्ट कर दिया था कि इजराइल और फिलिस्तीन के हमारे बीच जो हमारे संबंध है, हमारे संबंध इजराइल से और हमारे संबंध फिलिस्तीन से, ये हमने एक शब्द यूज किया था डिहाइफेनेटेड, मतलब ये एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, अलग अलग आयामों में। इजराइल के साथ हमारे संबंध साइबर सिक्योरिटी, इजराइल के साथ हमारे संबंध एग्रीकल्चर में काम करना, इजराइल के साथ हमारे संबंध उसमें क्या कहते हैं साइंस में काम करना। फिलिस्तीन के साथ हमारे संबंध सिद्धांत पर आधारित थे। सिद्धांत ये था कि फिलिस्तीनियों को भी अपना एक देश चाहिए। पाठी जी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया और मैं आना भी चाहता था कि फिलिस्तीन और इजराइल ये तो अपने आप में एक और क्लासिक केस है कि दो दुश्मन देशों के साथ परस्पर हम दोस्ताना संबंध रखें, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। तो हमारी भूमिका जो है वो हम दोनों के हित में दिखाई दे रहे हैं, किसी के साथ खड़े नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत चैलेंजिंग भी है और थोड़ा समझने जैसा भी है। थोड़ा सा और बताइए कि किस तरीके से हम इसको मैनेज करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ यही नहीं, ये तो अरब और इजराइल की बात हुई कि दोनों देश समझ गए, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों समझ गए कि भारत के साथ उनके संबंधों का दूसरे देश के साथ भारत के संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इसीलिए देखिए नेतन्याहू की यात्रा के ठीक 1 महीने के अंदर ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति यहाँ आते हैं। इसी तरह से आप देखिए ईरान के ऊपर प्रतिबंध है, ईरान से हम तेल नहीं ले सकते, लेकिन हमने अमेरिका को इस बात के लिए राजी कर लिया, कन्विंस कर लिया कि हम चाबहार पोर्ट का विस्तार करेंगे, क्योंकि वो उसका ईरान के विकास से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उसका अफगानिस्तान के विकास से लेना देना है और उस क्षेत्र में एक ट्रेड रूट बनाने की बात, वो हमने कर लिया। आप देखिए टर्की जो है नेटो का मेंबर है, लेकिन टर्की ने रूस से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम लिया तो अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हम नेटो के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमने न सिर्फ S-400 लिया बल्कि हमने क्रूड ऑयल भी लिया, लेते रहे हैं उसको, और उतना ही नहीं उसको रिफाइन करके यूरोप को बेचते भी रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने कुछ नहीं किया हमारे खिलाफ, क्योंकि एक तो अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मजबूरी है, दूसरी अमेरिका को समझ में आ गया है कि भारत को छेड़ना अच्छा नहीं है। और इसी तरह से आप देखिए तीसरी चीज ये कि यूक्रेन और रूस के मामले में हमने
कई बार, 3 बार जहां तक मेरा ख्याल है, यूएन के विभिन्न पैनल पे, ह्यूमन राइट्स पे और दूसरे पे, हमने रूस की आलोचना की। पुतिन के सामने प्रधानमंत्री ने यह कह दिया कि भाई देखिए ये युद्ध का युग नहीं है। और अभी जब मिले थे पिछले महीने तो ये कह दिया कि मासूमों की हत्या जहां भी हो हम उसकी निंदा करते हैं और उसके लिए हमें दुख होता है जी। और उसके साथ ही साथ आप देखिए कि जब स्विट्जरलैंड में जो कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पुतिन को नहीं बुलाया गया था, हमने उसके मसौदे से दस्तखत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है कॉन्फ्रेंस हम मानते हैं लेकिन दोनों पक्षों को सुनना चाहिए था। आपने रूस को बुलाया ही नहीं, ने उसकी बात सुनी, तो फिर हम इसमें नहीं सहयोग। अब देखिए यहाँ भी यही है कि रूस और यूक्रेन दोनों, आपको याद होगा कि कुछ समय पहले शायद पिछले साल दोनों ने ही कहा था, यूक्रेन के ज़ेलेंस्की तो कई बार कह चुके हैं कि मैं भारत से ये उम्मीद करता हूँ, ये मैं भारत से अनुरोध करता हूँ कि वो इसके बीच में हस्तक्षेप करे और युद्ध रुकवाए। और पुतिन ने भी कहा ऑन रिकॉर्ड कि मुझे कोई परेशानी नहीं होगी हमें रूस को अगर भारत ऐसा करता है तो दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। हाल ही देखिए आप मालदीव में पिछले साल भारत विरोधी लहर पे चढ़ के मुइज़ू आए थे लेकिन अब मुइज़ू को समझा दिया गया है कि भारत के बिना आपका काम, वो तो शपथ ग्रहण समारोह में आकर उन्होंने एक बड़ा अच्छा मैसेज भी दे दिया। मुइज़ू जब आए तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि इन्हीं मुइज़ू की बात हम कुछ दिन पहले कर रहे थे, अभी शपथ ग्रहण में बड़े सम्मान के साथ आए हैं और हमारे संबंध मालदीव के साथ जैसे थे वैसे चलते रहे। वो बहुत अच्छा उदाहरण ये आपने दिया। डॉक्टर ओझा, मैं आपसे थोड़ा सा ये भी जानना चाहूंगा कि ये बात सही है, और अभी जब त्रिपाठी जी बोल रहे थे तो 2-3 चीजें मेरे जहन में आई कि वो दर्शकों को जरूर बतानी चाहिए, जानने जैसी, समझने जैसी है। अमेरिका, रशिया, चाइना, ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें हैं जो, जैसे कि अभी ईरान का एक उदाहरण आया कि कुछ बंदिशें हैं, अब चाबहार का जिक्र हुआ, हम उन बंदिशों को मानना भी कई बार हमारी मजबूरी होती है क्योंकि बड़ी ताकतें हैं। तो ये बड़ी ताकतों का दबाव, और दूसरा यही जो त्रिपाठी जी ने कही उसमें एक बात यह भी छुपी है कि कोई हमको निशाने पर भी नहीं लेना चाहता, हमसे दुश्मनी भी नहीं चाहता। ये दोनों कैसे हो पा रहे हैं कि भारत को एक तरफ दबाव में भी रखा जाए कुछ हद तक क्योंकि बड़ी ताकतें हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे भी संबंध बड़ी ताकतों से खराब हो, दूसरा हम इनके लिए जरूरी भी बने रहे। ये देखिए प्रवीण, जैसे कि मैं तो आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, जो ये बेसिकली जियोपॉलिटिकल जो एक सिचुएशन बनती है, या जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक देश से हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं तो दूसरा देश हमसे नाराज हो जाता है। हर देश की जो जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप बनती है ये बेसिकली सिर्फ पॉलिटिकली या सोशली पे नहीं बनती है, ये इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पे भी बनती है, ये टेक्नोलॉजी डिपेंडेंसी पे बनती है, सोशल डिपेंडेंसी भी बनती है, एंड पॉलिटिकल। ये सारे 4-5 जो पहलू हैं उनको ये कवर करते हुए फिर ये रिलेशनशिप की एक रिलेशन जिसको बोलते हैं तैयार होती है। अगर हम बात करते हैं, अब मैं आपको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अब मैं यूक्रेन की अगर बात कर रहा हूं तो यूक्रेन एक समय में मैं खुद इंटरेक्ट कर रहा था, यूक्रेन बहुत ही एग्रेसिवली डिफेंस में काम करने की कोशिश कर रहा था। अब ये क्योंकि ये हमारे पीएम को प्रेज करना चाहिए कि वो आज हमारी इंडिया की ये सिचुएशन बन गई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है कि हर देश के लिए एक फोकल पॉइंट बन चुका है इंडिया, हर देश यहां पर एंटर करना चाहता है, और एक तरह से आप देखें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर बन चुकी है यहां पर। अगर आप ये बात करते हैं अब यूक्रेन की, तो यूक्रेन की भी डिपेंडेंसी हम पे बनी थी फॉर इकोनॉमिक रीजन कि वो उसका ट्रेड रिलेशनशिप हमें बढ़ाना था। रशिया के साथ भी हमारी बेसिकली एक पॉलिटिकल भी थी, एक जो सोशो इकोनॉमिक रिलेशनशिप थी, दूसरी हमारी ट्रेड रिलेशनशिप भी थी। आज के अगर हम पोलैंड की अगर हम बात करते हैं, पोलैंड के साथ एक हमारी हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है, लेकिन आप अगर इन कंट्रीज को आप देखते हैं सारी चीजों के, अब जैसे मेजर हमारा जो डिफेंस का T-72 और जितने भी बेसिकली एमआरओ इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंसी जो हमारी थी वो रशिया के ऊपर बनी हुई थी। अब जब रशिया और यूक्रेन में वॉर हो गई तो उस चीजों को बैलेंस करने के लिए वी नीड अ काइंड ऑफ एक स्लैविक कंट्री चाहिए थी जो हमारी नीड को फुलफिल कर सके, और उसमें पोलैंड जो कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन दोनों कंट्रीज में एक न्यूट्रल प्ले करती है। तो इसलिए पोलैंड का जो हमारे साथ एक अटैचमेंट था वो इकोनॉमिक भी है, पॉलिटिकल भी है, सोशो भी है, ये सारी चीजें मैं बता रहा हूं आपको। और ये इसमें मतलब हर कंट्री का आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इसी तरह से ट्विस्ट हो रही है सारी। अब वेस्ट को अगर आप देखें, अब हमारा ईस्ट में एकदम प्रभाव ज्यादा हो गया तो वेस्ट नाराज हो गया, यूएस बोलने लगा कि आप ईस्ट में एकदम आपकी डोमिनेंसी बढ़ जाएगी
तो उन्होंने सारा एक तरह से इनडायरेक्टली इंडिया को ब्लेम किया कि आप रशिया गए, उसकी वजह से सिचुएशन ये काबू में नहीं आ पा रही है। लेकिन अब ये जो विजिट हुई उसमें देखिए पोलैंड भी, पॉलिश भी एकदम अपना एकदम न्यूट्रलाइज हो गया, यूक्रेन भी हो गया, उधर रशिया भी हो गया। तो एक बैलेंस अप्रोच लेके हम चल रहे हैं इस चीजों को। जी संजीव जी, एक और चीज जो सभी के जहन में आती है वो ये कि हम जियोपॉलिटिक्स को तो कर रहे हैं एड्रेस, कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को हम मजबूत बनाए रखें, भारत की स्थिति ठीक रहे, कोई भाई नाराज भी ना हो और हम सबको साथ कर चले। लेकिन दूसरा ये है कि हम लाते क्या हैं, घर क्या आ रहा है, मतलब भारत पर क्या असर पड़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने का जो लक्ष्य है उसके लिए भी ऐसा कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम अब अपनी व्यावसायिक स्थिति को और इकोनॉमिकल एक्सचेंजेस को कितना बेहतर करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। इन विजिट्स को ऐसे हालात में जो युद्ध के हालात कई क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, आप कैसे देखते हैं? जी, आपने प्रवीण जी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। देखिए, भारत की जो विदेश नीति का, जैसे कि मैंने कहा कि जो आधार है वो रणनीतिक स्वायत्तता है। रणनीतिक स्वायत्तता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो इस तरीके के जो निर्णय जो भारत लेता है उसमें अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाता है। और यदि हम, चाहे वो रशिया के साथ हमारे संबंध हो, अमेरिका के साथ हमारे संबंध हो, यूरोपीय राष्ट्रों के साथ हो, सभी को जब हम साधते हैं तो उसमें हम सबसे पहला कंसिडरेशन, जो सर्वोपरि कंसिडरेशन होता है, वो ये होता है कि इससे हमें क्या लाभ होगा। और ये जो भारत का जो अप्रोच है वो बहुत ही स्पष्ट है। और इस विजिट के माध्यम से भी आप देखिए तो भारत और पोलैंड के जो रिश्ते हैं और अधिक प्रगाढ़ और मजबूत होंगे। अभी $6 बिलियन का जो ट्रेड है वो जाहिर है कि दोनों देशों में जो अपार संभावना है उसके लिहाज से ये पर्याप्त नहीं है। और अभी हाल के समय में हमने देखा था कि पोलैंड के साथ हमारे डिफेंस के रिलेशनशिप बढ़ रहे हैं, आर्थिक संबंधों में अपार संभावनाएं हैं, वो भी आगे इस विजिट के बाद बढ़ेंगी। 45 वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की यात्रा है तो उससे ये संबंध जो है निसंदेह बढ़ेंगे। यूक्रेन का जहां तक प्रश्न है, यूक्रेन के साथ हमारे बायलैटरल संबंध भी हैं। ये अवश्य है कि इस समय यूक्रेन युद्ध की स्थिति में है, इसलिए इस यात्रा का जो एक रणनीतिक महत्व है वो बहुत बड़ा है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस यात्रा के माध्यम से भारत जो कई सवाल जो खड़े किए जा रहे थे, कुछ आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी, उसका भारत ने निराकरण कर दिया है। भारत ने अपनी पोजीशन को, अपनी स्ट्रेटेजिक पॉस्चरिंग को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि भारत अगर किसी के साथ है तो भारत शांति के साथ है, भारत यदि किसी के साथ है तो भारत संवाद के साथ है, भारत यदि किसी के साथ है तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर के साथ है। और भारत ने इसी बात को प्रवीण जी डे 1 से कहा कि इस रशिया यूक्रेन के युद्ध का जो समाधान है सिर्फ और सिर्फ नेगोशिएटिंग टेबल पर संवाद के माध्यम से ही हो सकता है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जो वर्ड्स ऑफ विजडम है, जो कि उन्होंने फिर से दोहराया है कि ये जो युग है युद्ध का युग नहीं है, ये आज भी गूंज रहे हैं। चाहे वो G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन रहा हो या G20 का बाली डिक्लेरेशन रहा हो, हर जगह ये जो शब्द हैं भारत के प्रधानमंत्री के वर्ड्स ऑफ विजडम जिसको मैं कहता हूं, वो गूंज रहे थे और उसका महत्व आज भी बहुत बड़ा है। मेरा ऐसा मानना है कि जब कभी भी आने वाले समय में कोई संवाद स्थापित होगा रशिया और यूक्रेन के बीच में, कोई शांति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, तो उसमें आप निसंदेह देखेंगे कि भारत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रत्यक्ष रूप से भले से ही नहीं, लेकिन बैक चैनल के माध्यम से भारत लगातार डे 1 से मैं कहूंगा ये प्रयास कर रहा है कि संवाद स्थापित हो। अभी आपने ये भी कुछ ऐसे संदर्भ आए, जो 1-2 संदर्भों की मैं जिक्र करना चाहता हूं। जो ब्लैक सी ग्रेन डील हुई थी उसके संदर्भ में भारत की जो भूमिका थी वो महत्वपूर्ण थी। जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जब कई शेलिंग उसके आसपास हो रही थी तो यूक्रेन ने इसके बारे में गंभीर चिंता व्यक्त की थी और इस संदर्भ में IAEA यूक्रेन और रशिया के बीच में एक संवाद को स्थापित करने का जो प्रयास है भारत की तरफ से किया गया था। और जाहिर है कि उसके बाद जपोरोजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर के सतर्कता बढ़ती गई। तो भारत का जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब आपकी बात को सुनकर और अभी जो त्रिपाठी जी ने, ओझा जी ने भी जो बात कही, अगर उसको एक साथ मिलाकर देखें तो बहुत से लोग इसको हास्यास्पद तरीके से लेते थे या हंसी मजाक में लेते थे कि अरे रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में भारत की भूमिका ये इनको सब, लेकिन हकीकत ये है कि भारत बहुत महत्वपूर्ण है इन लोगों के आपसी डील्स को कराने में या इनके बीच में संवाद स्थापित करने में भारत की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, ये अभी बातचीत से भी समझ में आता है। त्रिपाठी जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका बड़ा लंबा अनुभव एक राजनयिक के तौर पर है, आप थोड़ा इस पर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगे।
हम जानते हैं कि एस जयशंकर जी का भी इसी तरह से अनुभव रहा और उनको फिर विदेश मंत्री बनाया गया। उन्होंने तो कहा था मेरे लिए भी ये सरप्राइज रहा है। और मुझे याद है मेरी एक बड़ी रिपोर्ट वायरल हुई थी उस समय पर, जब पहला टेन्योर प्रधानमंत्री मोदी का चल रहा था। उस समय उनकी विजिट्स को लेकर बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, विपक्ष की तरफ से हमले बोले जाते थे कि हर दूसरे दिन ये विदेशों में रहते हैं। लेकिन वो उस समय एक रिपोर्ट मैंने बनाई थी कि क्यों जरूरी है विदेशी दौरे और लॉन्ग टर्म में इनके क्या फायदे देखने को मिल सकते हैं। और विश्वास जानिए कि वो फायदे सचमुच में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिलते हैं। क्या एक पूर्व राजनयिक का विदेश मंत्री के तौर पर होना इन संबंधों को ज्यादा बेहतर कर रहा है। और हमारी स्ट्रैटेजीज पिछले कुछ सालों में, पुरानी स्ट्रैटेजी, पहले भी हमारी बहुत अच्छी स्थिति रही है, हम तटस्थता की नीति तो बहुत पहले से अपना रहे हैं, लेकिन अब हालात थोड़े बदले हैं, हम ज्यादा अग्रेसिव हैं। देखिए, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो इस मामले में इस हद तक सही है कि एक विदेश मंत्रालय को चलाने का काम विदेश मंत्री को दिया गया है। ये ज्यादा अच्छा इसलिए कि विदेश मंत्रालय भी एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत ही स्पेशलाइज्ड मंत्रालय होता है, जिसमें विदेश नीति के परिचालन और विदेश नीति के जो अलग अलग टूल्स होते हैं उनको किस तरह से आप, ये एक लोहार की भट्टी जैसा होता है कि आपको पता है कि क्या क्या टूल्स हैं, कब कब किन पे धार चढ़ानी है, कब कब किसको गर्म करना है। वो चीज जो है, वो चीज एक जो समझ लीजिए कि टेक्नोक्रेट है इसका, विदेश नीति का, जो कि विदेश नीति का जो वो करता रहा है, परिचालन करता रहा है, वो रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहा है। जहां तक आपने बताया कि पहले विजिट में बड़ी बातें होती थी, तो दो चीजें मैं बताना चाहूंगा, उसमें और ऐड करना चाहूंगा कि देखिए, एक तो जैसा अभी पिछले प्रश्न के जवाब में संजीव जी ने कहा, मैं उससे एग्री करता हूं कि तुरंत इन विजिट्स का तुरंत कोई टेंजिबल मतलब नहीं निकलता। ऐसे नहीं है कि आप गए और आपके पास 100 रुपए हैं, आप जाके सब्जी लिया, आपने 100 रुपए दिए, सब्जी मिल गई, आप घर आ गए। इनका फायदा होता है जो दिखता नहीं है तुरंत, गणना योग्य नहीं होता, लेकिन बाद में होता है। क्योंकि देखिए, 45 साल के बाद अगर कोई भारतीय प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, तो इसका मतलब यह है, आप जैसे पुराने दोस्तों से, बचपन के दोस्तों से मिलते हैं, 45 साल बाद मिलते हैं, और फिर जितना ज्यादा मिलेंगे उतना ही ज्यादा एक दूसरे को जानेंगे। दो देशों के बीच में संबंध बढ़ाने का सबसे, लुकिंग बैकवर्ड, संबंध बढ़ाने के लिए दो देशों के बीच में सही जानकारी का आदान प्रदान होना चाहिए। सही जानकारी कैसे होती है? सही जानकारी आपको विभिन्न संचार माध्यमों से होती है, फेस टू फेस बातचीत करने से होती है। वही चीज हो रही है। और दूसरी चीज ये कि जब ये कहा जा रहा है कि इतने ज्यादा दौरे कर रहे थे, तो एक चीज देख लीजिएगा, अगर खर्चा निकालें तो खर्चा कम हुआ है वर्तमान सरकार के उसमें। क्योंकि मैं अपने उसमें मैंने 3 दौरे देखे हैं। जब प्रधानमंत्री जाते थे तो पूरे प्लेन भर करके पत्रकार लोग जाते थे, तरह तरह की सिक्योरिटी जाती थी। अब जो है उतना बड़ा अमला नहीं चलता। प्रधानमंत्री की एक लिमिटेड सिक्योरिटी चलती, बाकी वहां की सिक्योरिटी पे डिपेंडेंट होती है, और उनके साथ कुछ अधिकारी जाते हैं और एकाध शायद पत्रकार जाते हैं सरकार की ओर से, बाकी पीटीआई वगैरह से बाकी नहीं जाते। तो खर्चा जो होता है, खर्चा अभी प्रधानमंत्री की दौरों में कम हो रहा है। कुल खर्चा आप मिलाइए तो दौरों में कम हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के साथ 150 लोगों का काफिला जाता, मैंने खुद उनको रिसीव किया है। तो ये चीजें, खर्चा तो कम हो ही रहा है। और इस दौरे से, जैसे हमने कहा कि दोनों देशों के बीच में, आप भले, लोग कहते हैं कि हाँ, आप लोग कहते थे ना कि आपने ही जैसे बताया कि क्या यूक्रेन और रूस के बीच में समझौता करा देंगे। समझौता कोई करा नहीं सकता, न भारत कराना चाहता, भारत मध्यस्थता नहीं करना चाहता। क्योंकि आपको याद है कि ट्रंप ने अपने राष्ट्रपति के काल में कहा था इमरान से कि मैं मध्यस्थता करने को तैयार हूं, लेकिन भारत ने कह दिया था नहीं, ये द्विपक्षीय मामला है, हम दोनों ही मिलकर सॉल्व करेंगे। यही चीज भारत यूक्रेन और रूस के बारे में कह रहा है। क्योंकि अगर हम उसमें मध्यस्थता के लिए कूदे तो हमारी कश्मीर नीति जो है उस पर सवाल उठने लगेगा कि आइए इसको भी मध्यस्थता में रखिए। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं जी, हम एक ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जिसमें दोनों देश के लोग मेज के आर पार बैठ करके बातचीत करें और एक
एक स्थायी, एक सकारात्मक समाधान निकाला जाए। तो डॉक्टर ओझा, क्योंकि आप इस क्षेत्र को निजी तौर पर भी जानते हैं, आपने कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इस क्षेत्र में काम भी किया है, ये जो आयरन डिप्लोमेसी है, ट्रेन के जरिए जाना, जिसकी अब तारीफ भी हो रही है, इसको थोड़ा सा समझाइए। और यूक्रेन जाते ही और जाने के आने के बाद में आप क्या परिवर्तन देखते हैं, यानी कि हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कहाँ होंगे? देखिए, पहले प्रवीण मैं ये बता देता हूँ कि इस विजिट के बाद का क्या इम्पैक्ट होने वाला है। जी, सबसे जी। पहले वो है, तो जहां तक अगर हम बात करते हैं, ये जो आप सिचुएशन बनी हुई है यूक्रेन और रशिया वॉर, ये कोई एक दिन की या एक साल पहले की नहीं है। इसको 10 साल, मेरे ख्याल से 5 महीने और 6 दिन समथिंग लाइक हो चुके हैं। और ये ऐसी प्रॉब्लम है कि इसको विद फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं सॉल्व कर पाएंगे। हाँ, लेकिन उनके उस विजिट से एक वहां पर कुशन तैयार हो जाएगा जिसमें चल के, क्योंकि इसमें बहुत टिपिकल और टेक्निकल एंगल्स भी जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर आप इसको आप डीपर इनसाइड में अगर आप देखते हैं, तो पुतिन भी इसको 10 साल से, पुतिन ने इसको एक तरह से पनपा रखा है और उनके दिल में यूक्रेन को किसी तरह से इन्वेड करके अपने कब्जे में लेने की पूरी एक तरह से कोशिशें उनकी जारी हैं। जहां तक यूक्रेन की बात करते हैं, यूक्रेन भी इसी एंगल पे पड़ा हुआ है। अब नाटो का देखो तो नाटो अपना बेसिकली क्या है, अपना एक्सपैंड करना चाह रहा है वो ईस्ट में और कंट्रीज के पास, तो वो भी पीछे नहीं हटेगा। तो ये बहुत ही एक टिपिकल एंड क्रिटिकल सिचुएशन बन चुकी है। लेकिन हाँ, इस विजिट से जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये विजिट इसलिए अहम है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं। अगर कोई और देश का करता तो मुझे नहीं पता था कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता, लेकिन इस विजिट पे इन तीनों कंट्री की डिपेंडेंसी हम पे बनी हुई है जी। अगर पीएम जाएंगे और पीएम का वहां से आते तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि एक तरह से सॉफ्ट कुशन देगा और चीजें मूव होंगी, मेटलाइज होंगी आगे चल के इस वॉर को पॉज देने के लिए। खत्म तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 साल पुरानी है और ये जैसे एक टेक्निकल ब्लॉकेज और बॉटल नेक बन चुका है इसको। जी, जी, जी। लेकिन ये हाँ, ये एक तरह से ये इसकी शुरुआत हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संजीव जी, एक आपका कमेंट भी इस पर चाहूंगा कि हम खुद जिन सिचुएशंस में हम देखते हैं कि 7 में से 5 जो हैं वो उन देशों के जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ हमको भी उलझना पड़ता है, या उनकी अस्थिरता, उनके हालात, चाइना का उनका दखल, आपसे कई बार इन मुद्दों पर बात हुई है, वो हमारे लिए चुनौती रहती। तो एक तरफ हम इतने बड़े मसलों के लिए कहीं ना कहीं जा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भूमिका निभाएं, दूसरी हमारी अपनी जो चुनौतियां रहती हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत में, हमारी मजबूती इसको हमें कितना ताकतवर बनाती है या उन पर कैसे, हालांकि डायरेक्ट नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन अगर आगे देखें भविष्य में तो हम कितने मजबूत होते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट हमारे साथ इन देशों का भी बनता है। कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर है वो लगातार बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर का हमारी विदेश नीति के ऊपर भी गहरा असर पड़ रहा है। आज हमारी विदेश नीति प्रोएक्टिव है, यद्यपि कि यूक्रेन और रशिया के युद्ध के संदर्भ में हम कोई मध्यस्थता नहीं कर सकते, और जैसा कि त्रिपाठी सर ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं। और जब तक सभी कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज भारत से ऐसा करने का ओपन जो है अनुरोध ना करें, रिक्वेस्ट ना करें, तब तक भारत ऐसा नहीं करेगा। लेकिन बैक चैनल के माध्यम से भारत फैसिलिटेटर के तौर पर एक वातावरण तैयार करने के लिए अपनी भूमिका निभाता रहा है और आगे भी वो निभाएगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण, अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं प्रवीण जी, कि जिस तरीके से पूरे विश्व में वर्तमान समय में एक रणनीतिक अनिश्चितता बनती जा रही है, हथियारों की होड़ बढ़ रही है, महाशक्तियों के बीच में वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता चल रही है, नया ध्रुवीकरण पैदा हो रहा है, नए शीत युद्ध का खतरा पैदा हो रहा है, ऐसे में इस तरीके की विजिट को करके भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारतवर्ष को एक ऐसी जगह, एक ऐसे पोजीशन पर प्लेस कर दिया है कि जिसमें कि भारत आने वाले समय में शांति, संजीव जी, क्योंकि ये महत्वपूर्ण चर्चा है, देश आदर को बनाए रखने में एक सकारात्मक भूमिका निभा सकता है, संतुलनकारी भूमिका निभा सकता है। भारत जैसे राष्ट्र की आज पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को बेहद आवश्यकता है, बड़ी आवश्यकता है, और भारत अपनी संजीव जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। संजीव प्रयास है वो आने वाले समय में करेगा।
संजीव जी, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि ये बड़ी दिलचस्प चर्चा रही है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा रही है, लेकिन क्योंकि समय सीमित है और मैं त्रिपाठी जी को इसमें क्लोजिंग कमेंट में अवश्य शामिल करना चाहता हूं। सर, मेरे जहन में बड़ी देर से सवाल आ रहा था, हालांकि अब हमारे पास समय नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस पर रोशनी डालें कि अमेरिका हमारे अच्छे संबंध है, रशिया हमारे संबंध ठीक हैं, बढ़िया हैं और अच्छे ही संबंध हैं। व्लादिमीर पुतिन और जिस गर्मजोशी से प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात हुई, जिस तरह की भूरी भूरी प्रशंसा एक्सचेंजेस हुए, वो भी अच्छा है। यूक्रेन हो, अन्य देश हो, हम सबको साथ के चल रहे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्कों के साथ। ये जो चाइना वाला मसला है, इसमें भी हम देखते हैं कि मिला जुला मामला रहता है, पर हम देखते हैं ले दे के हमारी परेशानी का सबब आस पड़ोस में चाइना रहता है। तो जब सब जगह ठीक चल रहा है, तो इनसे संबंध सुधारने के लिए हमारे क्या प्रयास होने चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिक्स में भारत ने जो स्थिति बनाई है, वो इसको कैसे एड्रेस करती है, इस चुनौती को, कि चाइना के साथ भी हम बैलेंस तरीके से चल पाए? देखिए, एक चीज तो यह है कि अभी तक चाइना ने जो दिखाया वो ये कि वो एक व्यापारी राष्ट्र रहा है जी। जब जब 30 साल पहले चाइना को लेथार्जी से उभारा था उनके प्रेसिडेंट ने, उसके बाद से चाइना का सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे ही एक जोर रहा है, और एक तरह से दुनिया की वो मंडी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन गया है। अब चाइना ये चाहता है कि उसके इकोनॉमिक प्रोग्रेस में कोई बाधा ना आए, और कोई बाधा अगर आती है तो उसके लिए वो कहीं तक जाने को तैयार है। चाइना की दुखती हुई नस यही है। हमें क्या करना चाहिए कि हमें चीन के साथ अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस तैयार रखनी चाहिए, बॉर्डर पे उसमें ढील नहीं देनी चाहिए। डिप्लोमेटिकली हमको कोशिश करना चाहिए कि चीन की हमारे प्रति चीन का जो वैमनस्य का रूप है वो दिखाएं कैसे। और तीसरी चीज हमको ये करना चाहिए कि हमें इकोनॉमिकली भी इतना तेज होना होगा कि चीन के साथ हम बात करें तो बात हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से करें। हमको चीन को एकदम से बायकॉट नहीं करना चाहिए। चीन को किसी भी कंट्री को हम बायकॉट नहीं कर सकते। आजकल तो इंटरडिपेंडेंस का जमाना है, ना आइसोलेट कर सकते ना बायकॉट कर सकते। अमेरिका के साथ इतनी परेशानी चीन को थी, लेकिन तब भी अमेरिका और चीन के व्यापारिक संबंध रहते। बिल्कुल ठीक है, आपने उदाहरण भी सही दिया है। दूसरा ये भी है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ से परेशान भी चीन बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि वो पूरा मार्केट हम ना खींच लें, ये भी उसकी बड़ी चिंता रहती है। तो वो तब बौखलाता है जब हम इस स्तर पर बहुत अच्छा काम करते हैं। हालांकि ये चर्चा अपने आप में एक बड़ी और दिलचस्प चर्चा हो सकती है, लेकिन विश्वास करिए आज मेरा ज्ञानवर्धन करने के लिए भी डॉक्टर ओझा, संजीव श्रीवास्तव जी, त्रिपाठी जी, बहुत आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर चर्चा के लिए और इतनी जानकारियां देने के लिए। तो पोलैंड में जय हिंद, और इसके बाद यूक्रेन आयरन डिप्लोमेसी के लिए प्रधानमंत्री रवाना होंगे।